नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शीतल राजदान, मेडिकल ऑफिसर फिलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम इन आवर फिलिक्स डॉक्टर टॉक। आज हम हमारे डॉक्टर टॉक में बात करेंगे राइनोप्लास्टी की। आपने बहुत बार सर्च किया होगा राइनोप्लास्टी के बारे में, बहुत बार आपकी क्वेरीज शायद कंप्लीट भी हो गई हों, बट कहीं ना कहीं गूगल हमारी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देगा, जो इंफॉर्मेशन आपको एक डॉक्टर के थ्रू मिल सकती है। तो इसी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे डॉक्टर लाइव में मैं स्वागत करती हूँ हमारे डॉक्टर ललित अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन फिलिक्स हॉस्पिटल। वेलकम सर, वेलकम इन आवर डॉक्टर टॉक। सो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये नाक की सर्जरी राइनोप्लास्टी के नाम से जो हम जानते हैं, ये क्या है सर? व्हाट इज राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी बेसिकली एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम नोज़ की शेप को चेंज करते हैं। राइनोप्लास्टी का मतलब ही होता है राइनो यानी नोज़, और प्लास्टी मतलब टू मोल्ड इट, टू चेंज इट। वो हम राइनोप्लास्टी की कई सारी चीज़ें होती हैं, क्यों करा रहा है पेशेंट। कई बार सिर्फ शेप के लिए कराता है, कई बार फंक्शन के लिए कराता है। वो इंडिकेशन हो गई कि क्यों कराना चाहता है। बट बेसिकली अगर हम सिर्फ टर्म की बात करें राइनोप्लास्टी, तो राइनोप्लास्टी का मतलब सिर्फ यही होता है कि नाक से रिलेटेड कोई सर्जरी पेशेंट चाह रहा है। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि राइनोप्लास्टी को परफॉर्म करने के दो रीजंस होते हैं, या तो एक मेडिकली या तो हम एक एक्सटर्नली कॉस्मेटिक साइड से। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिल्कुल होता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी कई बार सर्जरी करा चुके हैं। जैसे कि अगर हम दो क्लास ऑफ पेशेंट्स की बात कर रहे थे, एक कॉस्मेटिक पेशेंट्स और एक फंक्शन के लिए। जैसे किसी को जैसे ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं या कोई और मेडिकल रीजन से वो अपनी नोज़ की सर्जरी कराना चाहता है। कई बार नोज़ पूरी डिफॉर्म्ड है, या कई बार कोई पोस्ट ट्रॉमा के बाद कहीं चोट लग गई थी, नाक का कोई हिस्सा चला गया है, तो उसमें जब हम सर्जरी कर रहे हैं तो उसको रिकन्स्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉस्मेटिक की। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कई बार अपनी सर्जरी करा चुके हैं, 3 बार 4 बार 5 बार राइनोप्लास्टी करा चुके हैं, उसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स एलिजिबल नहीं है फिर से राइनोप्लास्टी के लिए। यानी अगर हम सादी भाषा में बात करें तो जो पेशेंट्स का एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक है, वो उम्मीद से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपनी नोज़ के अंदर, वो पेशेंट्स एलिजिबल नहीं होते राइनोप्लास्टी के लिए। सर, क्या एज कोई एक फैक्टर होता है जिस पे हम कॉस्मेटिक सर्जरी कंसिडर करते हैं? डेफिनेटली अगर हम राइनोप्लास्टी की जैसे बात कर रहे हैं, राइनोप्लास्टी में 16 ईयर्स मिनिमम एज क्राइटेरिया मान के चलते हैं, क्योंकि जो फेस की ग्रोथ होती है, जो नोज़ की ग्रोथ होती है, वो 16 ईयर्स तक मानी जाती है कि कंप्लीट हो जाती है। तो 16 to 18 की रेंज लेके चलते हैं हम, डिपेंडिंग अपॉन द डिफॉर्मिटी या डिपेंडिंग अपॉन दी कॉस्मेटिक। अगर कॉस्मेटिक सर्जरी है तो नॉर्मली 18 के बाद ही कंसिडर करते हैं। बट हाँ, अगर कोई करेक्टिव सर्जरी करा रहे हैं किसी, जैसे नॉर्मली कुछ बच्चों की होंठ कटे हुए आते हैं, उनके साथ उनकी नोज़ भी डिफॉर्म्ड होती है, तो वो उन केसेस में भी राइनोप्लास्टी की जाती है। ठीक है, तो वो राइनोप्लास्टी से हम 16 की एज पे कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर कोई सिर्फ कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी देख रहा है तो डेफिनेटली आफ्टर द पेशेंट इज मेजर, ओके, तो आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स ही हम उसको कंसिडर करते हैं फॉर सर्जरी। ओके सर, ये राइनोप्लास्टी कुछ टाइप्स की भी होती है क्या? राइनोप्लास्टी की बेसिकली सर्जरी की अगर बात करें तो दो तरह से राइनोप्लास्टी की जाती है। एक ओपन राइनोप्लास्टी होती है, तो क्लोज राइनोप्लास्टी होती है। ओके, तो आप दोनों में फ़र्क समझेंगे कि फ़र्क क्या होता है। ओपन का मतलब खोल के, यानी हम नोज़ को यहाँ से कट करके पूरी स्किन को लिफ्ट कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ओपन राइनोप्लास्टी। और एक होती है क्लोज राइनोप्लास्टी। क्लोज राइनोप्लास्टी में इंसिजन जो होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, नोज़ की अंदर की तरफ से इंसिजन देते हैं, तो बाहर की तरफ कोई निशान नहीं आता, पूरी नोज़ की स्किन को हम लिफ्ट नहीं करते। अब अगर हम इंडिकेशंस की भी बात करें कि क्लोज कब करेंगे, ओपन कब करेंगे, तो डेफिनेटली पेशेंट की भी एक चॉइस होती है। दूसरी बात है कि हम कब, इंडिकेशन पर भी डिपेंड करता है कि कितना काम कराना है। अगर नोज़ में बहुत थोड़ा सा माइनर करेक्शंस कराने हैं, सिर्फ डॉर्सल हम्प है या छोटा सा कोई करेक्शन कराना है, तो वो क्लोज राइनोप्लास्टी से अप्रोच किया जा सकता है। बट हाँ, अगर कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक नोज़ है, पहले नोज़ में चोट लगी हुई है, या काफ़ी ज़्यादा टिप पे काम करना है, या काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्म नोज़ेस है, तो ऐसी नोज़ेस में यूजुअली ओपन राइनोप्लास्टीज आर इंडिकेटेड। ओके सर, कोई डिफरेंस क्या है सर, सेप्टोप्लास्टी एंड राइनोप्लास्टी, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेप्टोप्लास्टी सिर्फ सेप्टम से डील करता है, जो नोज़ के बीच में जो हमारा सॉफ्ट बोन होती है। जैसे अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें तो एक हार्ड हड्डी, एक हड्डी होती है हार्ड, और एक सॉफ्ट हड्डी। सॉफ्ट हड्डी जो कॉमन लोग कहते हैं, वैसे तो उसका नाम कार्टिलेज होता है ना, सेप्टल कार्टिलेज कहते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में, पर आम जनता उसको सॉफ्ट हड्डी के नाम से समझती है कार्टिलेज को। तो जो सेप्टल कार्टिलेज होता है, यानी सॉफ्ट हड्डी जो होती है, अगर वो टेढ़ी है हमारी, तो अगर उसको जो सीधा करने का प्रोसीजर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेप्टोप्लास्टी। तो सिर्फ सेप्टम को ही करेक्ट किया जाता है उसमें, सेप्टोप्लास्टी में। और राइनोप्लास्टी बेसिकली शेप चेंज जो करते हैं,
बाकी चीजें अगर करनी है, जैसे बोन को अगर नोज को नैरो करना है, टिप को अगर शार्प करना है, टिप को लिफ्ट करना है, ड्रूपी नोज है, अगर और कोई चीजें चेंज ये सारी चीजें तो वो राइनोप्लास्टी में है। तो नॉर्मली कई बार कंबाइंड प्रोसीजर भी होता है, दैट इज कॉल्ड राइनोसेप्टोप्लास्टी, ओके जिसमें हम सेप्टल करेक्शन भी करते हैं, साथ साथ में में नोज की शेप को भी चेंज करते हैं। तो हम दोनों चीजें भी कई बार कंबाइन कर देते हैं। तो नॉर्मली जो पेशेंट्स की थिंकिंग होती है वो ये सोचते हैं कि सेप्टम का काम है, तो वो नॉर्मली ईएनटी पर्सन्स के पास जाते हैं। कुछ ईएनटी सर्जन है वो भी अच्छी राइनोप्लास्टीज कर रहे हैं, बट डेफिनेटली हम लोग भी राइनोसेप्टोप्लास्टी दोनों करते हैं। इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था आपको कि मैक्सिमम पेशेंट जो सेप्टोप्लास्टी वाले होते हैं वो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, बट फॉर स्पेसिफिकली फॉर द राइनोप्लास्टी यू हैव टू गो फॉर अ प्लास्टिक सर्जन और कॉस्मेटिक सर्जन। सर बात करेंगे ब्रीदिंग, क्या इससे कोई ब्रीदिंग में इम्प्रूवमेंट होती है? डेफिनेटली जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो इससे पहले सवाल में हम सेप्टोप्लास्टी की बात कर रहे थे। तो जो पेशेंट सेप्टोप्लास्टी कराते हैं वो बेसिकली ब्रीदिंग इशू से सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि जब सेप्टम एक तरफ को डेविएटेड है तो एक तरफ की नोस्ट्रिल क्लोज रहती है और एक तरफ की नोस्ट्रिल ओपन रहती है। राइट, तो एक तरफ से जो नोस्ट्रिल, बिकॉज सेप्टम जो डेविएटेड है उसकी वजह से नोस्ट्रिल क्लोज होने की वजह से ब्रीदिंग में इशू रहता है। जब सेप्टम को आप सीधा कर देते हो तो दोनों नोस्ट्रिल्स इक्वली ओपन हो जाते हैं और ब्रीदिंग काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाती है। इम्प्रूव हो जाती है। सर राइनोप्लास्टी को आप क्या मानेंगे, एक सिंपल सर्जरी और एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी? नहीं, राइनोप्लास्टी डेफिनेटली कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है, इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। सबसे पहले तो समझे राइनोप्लास्टी हम नोज पे कर रहे हैं, है ना। फेस का सबसे प्रोमिनेंट पार्ट नोज है। अगर आप नोज पे अगर 1 mm या 2 mm की भी गलती करते हैं तो दैट इज मोर क्लियरली अप्रिशिएबल एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स। So definitely rhinoplasty is not a simple procedure, it's a very complex procedure and पेशेंट्स को भी सर्जरी कराने से पहले देखना चाहिए उनको डॉक्टर कितना एक्सपर्टाइज है, कितना एक्सपीरियंस है, क्योंकि राइनोप्लास्टी बाकी सर्जरीज की तरह नहीं है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। ओके सर, अगर हम ऑपरेशन टाइम की बात करें, कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर को करने? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमें कितना नोज में कितना वर्क है उसके अंदर। अगर सिर्फ डॉर्सल हम्प रिडक्शन कराना है, टिप करानी है, ऑस्टियोटोमी बोन्स को ब्रेक करके नोज को नैरो करना है, या सेप्टल करेक्शन करना है, कई बार बिल्कुल सेप्टम होता ही नहीं है नोज के अंदर। अगर जो सॉफ्ट हड्डी है वो कई बार ख़त्म हो जाती है, तो उसमें कई बार हमें रिब से कार्टिलेज निकाल के डालना पड़ता है, या रिब से बोन्स जो कहते हैं सॉफ्ट बोन को निकाल के हमें नोज के अंदर डालना पड़ता है। तो अगेन इट विल डिपेंड कि कितना प्रोसीजर करना है, तो टाइम फ्रेम उसी हिसाब से डिपेंड करेगा कि जितना काम हमें करना है उसके हिसाब से टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। बट यूजुअल अगर बात करें एक नॉर्मल टाइम फ्रेम तो 3 से 4 घंटे की 3 से 4 घंटे की सर्जरी होगी। एंड पोस्ट ऑप में हमें पेशेंट को हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा? अगेन वही डिपेंड करेगा कि कितना काम किया है। अगर हमने सिर्फ डॉर्सल हम्प रिडक्शन किया है, थोड़ा माइनर करेक्शंस किए, तो डेफिनेटली पेशेंट शाम को भी डिस्चार्ज कर सकते हैं, जैसे डे केयर, सॉर्ट ऑफ अ डे केयर सर्जरी। मॉर्निंग में ऑपरेट करके बाय इवनिंग 6-8 आवर्स के ऑब्जर्वेशन के बाद वी कैन सेंड पेशेंट टू होम। बट देन अगर बहुत ज़्यादा काम किया, सपोज रिब्स कार्टिलेज भी निकाला है, बोन्स ब्रेक किए हैं, तो यूजुअली हम ओवरनाइट स्टे कराते हैं पेशेंट को, जस्ट टू बी वेरी श्योर दैट द पेशेंट इज ऑल राइट बिफोर सेंडिंग होम। ओके सर, क्योंकि राइनोप्लास्टी एक प्लान सर्जरी होती है, कभी भी एक इमरजेंसी सर्जरी तो नहीं होगी, तो ऐसी प्लान सर्जरीज में क्या कोई हाई रिस्क पेशेंट्स अगर हो तो क्या ध्यान रखना पड़ता है? जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक है, सीकेडी है, वैसे पेशेंट्स की भी यंग एज में अगर वो कराना चाहते हैं? नॉर्मली सीकेडी पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स नहीं, नॉट ओनली अबाउट सीकेडी बट डायबिटीज या कुछ हार्ट का एलिमेंट हो, अगर ऐसा कुछ है फॉर एक पीएससी इन्वेस्टिगेशंस में हमें कुछ नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स कराते नहीं है राइनोप्लास्टी, टू बी वेरी फ्रैंक। दिस इज बेसिकली अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। ओके, अगर हम सीकेडी, डायबिटीज़ या कोमॉर्बिडिटीज़ वाले ऐसे पेशेंट्स की बात करें तो नॉर्मली वो अपने मेडिकल एलिमेंट से इतने परेशान है कि आई डोंट थिंक से वो कॉस्मेटिक सर्जरीज की तरफ जाते हैं। तो आई हैव नॉट सीन अ पेशेंट विद मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ या कोई ऐसी कोमॉर्बिडिटी के साथ प्लान कर रहा है अपनी राइनोप्लास्टी सर्जरी के लिए। अनलेस एंड अनटिल इट्स अ ट्रॉमेटिक नोज, कोई ट्रॉमा हो गया या नोज का लॉस हो गया, तो रिकंस्ट्रक्टिव राइनोप्लास्टी इज अ डिफरेंट इशू। ओके, वो हो सकता है पेशेंट प्लान कर ले, बट कॉस्मेटिक सर्जरी तो आई हैव नॉट सीन अ पेशेंट। ओके, एंड इन दिस राइनोप्लास्टी कोई ओपन स्कार वगैरह सर रहता है स्टिच का? डेफिनेटली अगर हम ओपन राइनोप्लास्टी कर रहे हैं तो इधर नीचे की तरफ ऑन द अंडर सरफेस ऑफ नोज एक छोटा सा स्टेप टाइप का एक कट आता है, बट ओवर द टाइम वो भी काफ़ी फेड ऑफ हो जाता है, सो इट्स नॉट ट्रबलसम स्कार। अच्छा, और बहुत बार पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं कि कितने दिन का हमें रिकवरी टाइम पीरियड रखना है, लाइक ऑफिस में छुट्टी लेनी है, तो अगर ऐसे कोई पेशेंट प्लान करते हैं तो कितने टाइम का रिकवरी पीरियड होता है, और क्या कोई ड्रेसिंग्स लगाई जाती हैं, और कितने दिन में वो मतलब उठाई जाती हैं? तो नॉर्मली
अगेन जब भी हम राइनोप्लास्टी करते हैं तो नोज़ के ऊपर एक एक्स्ट्रा स्प्रिंट लगाते हैं। दैट इज़ बेसिकली एल्युमिनियम का स्प्रिंट होता है, कुछ थर्मोप्लास्टिक का, प्लास्टिक का स्प्रिंट भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमने बोनी फ्रेमवर्क को डैमेज नहीं किया है इंट्रा सर्जरी में, तो हम वो स्प्रिंट को नॉर्मली 5 to 7 डेज रखते हैं, उसका स्प्रिंट निकाल देते हैं। ओके, ठीक है, 5 to 7 डेज के लिए स्प्रिंट रखते हैं। अगर हमने बोनी फ्रेमवर्क ऐसा लगता है कि काफ़ी अनस्टेबल है नोज़ का, तो मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए स्प्रिंट रखते हैं, 10 to 12 डेज। ओके, दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द स्प्रिंट व्हाट वी कीप इट। अगर हम ऑफिस की बात करें तो 2 से 3 दिन इनिशियली पेशेंट को प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि जो हम नोज़ के अंदर सर्जरी करते हैं, कट्स लगाते हैं, तो 2-3 दिन तक थोड़ा सा ब्लड, थोड़ा सा सीरियस डिस्चार्ज, थोड़ा सा डिस्चार्ज नोज़ से आ सकता है। तो वो थोड़ा सा ऑफिस में जाने में अनकम्फर्टेबल रहेगा पेशेंट। बट अगर पेशेंट स्प्रिंट के साथ कंफर्टेबल है जाने के लिए, तो ही कैन गो आफ्टर 3 or 4 days। ओके, अगर पेशेंट ये चाहता है कि नहीं स्प्रिंट लगा के आई विल नॉट गो टू द ऑफिस, तो उसमें मैक्सिमम 7 या 10 डेज के बाद पेशेंट कैन रिज्यूम नॉर्मल वर्क। ओके, स्वेलिंग, ब्रूजिंग, जो भी ब्रूजिंग थोड़ी सी नोज़ कई बार ब्रूज हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो धीरे धीरे करके सबसाइड होती जाती है। ठीक है, तो 3 से 6 हफ्ते में अगर देखें तो काफ़ी नोज़ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा सर्जरी के बाद। ठीक है, कंप्लीट रिकवरी की अगर स्वेलिंग की बात करें, शेप की बात करेंगे, फाइनल अपीयरेंस कब तक आएगा, तो कई बार 6 महीने, कई बार साल भर। ओके, सो फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट 6 महीने से साल भर में जाके सेटल होता है, क्योंकि स्वेलिंग सबसे ज़्यादा टिप पे ज़्यादा करके आती है, ऊपर के डॉर्सम पे जल्दी सेटल हो जाती है स्वेलिंग, बट क्योंकि टिप सबसे डिपेंडेंट पार्ट होता है नोज़ का, तो टिप पे सबसे ज़्यादा स्वेलिंग रहती है, और स्वेलिंग सबसाइड होने में 6 महीने से साल भर तक कई बार लग जाती है। ओके सर, इज राइनोप्लास्टी ए पेनफुल सर्जरी? नहीं, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि कोई भी सर्जरीज हम जो करते हैं तो अंडर एनेस्थीसिया करते हैं। राइनोप्लास्टी भी हम सारी सर्जरीज अपने जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब है पूरी बेहोशी में, और सर्जरी के बाद भी वी हैव नॉट सीन अ पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पेन एट द ऑपरेटेड साइट। So usually this surgery is a relative, definite pain is a subjective factor. So मैं ये कहूँ कि पेन बिल्कुल नहीं होता तो वो भी गलत है। ओके, सो पेन पेशेंट की टॉलरेंस कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है, बट यूजली जो पेन किलर्स हम देते हैं सर्जरी के बाद, ओरल या आईवी, उस पर मैनेज हो जाता है। नन ऑफ द पेशेंट इज, ऐसा कोई पेन नहीं है कि अनटॉलरेबल पेन किसी को नहीं होता। सर, जैसे भी पेशेंट आपके पास ओपीडी में आते हैं तो कोई अपनी नाक कैसी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप पहले से उनको वो चीज़ें दिखाते हैं? लाइक क्या हमारे पास कुछ पैसा? हम डेफिनेटली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जो आजकल AI आ गया है और भी सॉफ्टवेयर्स है मार्केट में, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम एक रफ आइडिया दे देते हैं पेशेंट को। 100% कोई आपको एश्योरेंस नहीं देगा कि ऐसे ही नोज़ होती है ना। पेशेंट्स भी कई बार फोटोज लाते हैं अपनी पहले की लेके आते हैं, या बचपन की फ़ोटो लेके आते हैं, या किसी एक्टर एक्ट्रेस की भी लेके आते हैं कि हमें ऐसी नोज़ चाहिए। ठीक है, सो वी एश्योर देम कि कुछ इस तरीके की हम नोज़ आपको दे पाएंगे। ओके, तो उसकी जो हम जो फ़ोटो दिखाते हैं या एडिट करके जो उनको फ़ोटो दिखाते हैं, उससे हम कहते हैं कि करीब 80-90% तक रिजेम्बलेंस गारंटीड है। उसके ऊपर अगर आ जाता है तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग, बट इतना आप मान के चलें कि इतना आपके रिजेम्बलेंस करीब करीब आ जाएगी। सो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होता है पेशेंट का भी कि ठीक है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मुझे ऐसी नोज़ चाहिए, बट क्या उसके चेहरे पे अच्छी लगेगी वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो पेशेंट्स नहीं है राइनोप्लास्टी के, तो यहाँ पे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमें पता चल जाते हैं पेशेंट के कि हम नोज़ को जब चेंज कर रहे हैं, क्या वो शेप उसको पसंद आ रही है। तो वहाँ से वी कैन फिल्टर आउट आवर पेशेंट्स के कौन से पेशेंट हैप्पी पेशेंट्स हैं हमारे सर्जरी के बाद हो पाएंगे। सर, एक बार सर्जरी करने के बाद जैसे कोई सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या वो रीशेपिंग कितनी बार वो अपनी सर्जरीज राइनोप्लास्टी करवा सकते हैं? कितनी बार तो कहना बहुत मुश्किल है ना, बट ये है डेफिनेटली, हाँ, एक बार अगर सर्जरी करा ली, अगर वो डिससेटिस्फाइड है या उसको लगता है कि माइनर करेक्शंस कराने हैं फिर से, तो डेफिनेटली वो पेशेंट फिर से करा सकते हैं अपने सेकंड राइनोप्लास्टी, बट हाँ 6 महीने साल भर से पहले नहीं। जब तक कि पहले सर्जरी की स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन सेटल नहीं होता, तो उससे पहले दूसरी सर्जरी कंसिडर नहीं करनी चाहिए। ओके सर, इस सर्जरी के कारण कोई जो सेंस ऑफ स्मेल है उस पर कुछ इफेक्ट आता है? डेफिनेटली सेंस ऑफ स्मेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम नोज़ के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कट्स लगाते हैं। दूसरी बात है कि नोज़ में जब अंदर से सर्जरी करते हैं तो काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेलिंग धीरे धीरे करके सबसाइड हो जाती है। इनिशियली पेशेंट को सर्जरी के बाद स्टफीनेस फील होती है, हैवीनेस फील होती है, नोज़ थोड़ी सी ब्लॉकेज फील होती है, और धीरे धीरे करके जैसे स्वेलिंग चेंज होती कम होती जाती है, उसके बाद सेंस ऑफ स्मेल वापस से पहले की तरह आने लगता है। बट कुछ पेशेंट्स बाद में ये भी कंप्लेन करते हैं कि सेंस ऑफ स्मेल हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो कई बार सेंस ऑफ स्मेल परमानेंटली भी चेंज हो सकता है।
ओके सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे नॉन सर्जिकल ऑल्टरनेटिव्स भी है जिससे हम अपनी नाक की शेप को बेटर कर सकते हैं? डेफिनेटली अगर कोई छोटा मोटा करेक्शन देख रहा है, जैसे आजकल डॉर्सल हम का करेक्शन है या डॉर्सल ऑगमेंटेशन है, ये सब चीज़ें फिलर से भी हो जाती हैं। कुछ कुछ जो ये होती है टिप होती है, कुछ कुछ पेशेंट की टिप थोड़ी सी नीचे जा रही है ड्रूपी नोज है, तो उसमें थ्रेड लिफ्ट भी कर रहे हैं। ओके, तो थ्रेड लिफ्ट से भी नोज को रीशेप कर सकते हैं, फिलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। इज दैट अ ओपीडी प्रोसीजर और That's an OPD procedure. That's an OPD That procedure. can be done in the OPD. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ललित अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन फिलिक्स हॉस्पिटल। अगर राइनोप्लास्टी के रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हमने कवर नहीं किए हों, या आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम खुद आपके कॉल का जवाब देंगे।